स्वागत है बच्चे आप सबों का। और आज 19 नंबर सेट में देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है बच्चे, लाजवाब, मज़ा आएगा हम लोगों को डिस्कस करने में। और पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा फ्लोरीन से क्लोरीन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा। तो बच्चे आपको पता है कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे पहले देखिए क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एकदम ध्यान में रखिए क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा और वहां पर बहुत परेशानी होने वाली है आपको। इसीलिए अभी देख लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता। बच्चे होता क्या है, ये होता है कि कुछ तत्व जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन, ठीक है, इन तत्वों में यह गुण पाया, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ध्यान में रखिए बच्चे, क्या कहा मैंने, फ्लोरीन, ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में यह गुण पाया जाता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। इस गुण को, इस क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिए क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि देखिए, ठीक है, देखिए कुछ तत्वों के परमाणुओं में, कुछ तत्वों के परमाणुओं में, तत्वों के परमाणुओं में, परमाणुओं में, ठीक है, परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है, अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा, अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है, इसे याद रखिए बेटा, होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना है कि कुछ तत्वों के परमाणु में यह गुण पाया जाता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं बेटा, एकदम याद रखिए। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान में रखिएगा कि विद्युत ऋणात्मकता जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखिए ये आवर्त है, क्या है ये, आवर्त में क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, तो बढ़ेगा। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा। ध्यान में रखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो ये घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, तो बच्चे घटेगी। एकदम ध्यान में रखिए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा। एकदम याद रखना, आपको बार बार आपसे इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए अब देखते क्या कहा मैंने, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा नहीं बच्चे, बढ़ेगा। और वर्ग में, एकदम ध्यान में रखिएगा, वर्ग में कहां से कहां जाएगा, तो बच्चे अप टू डाउन जाएगा। तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान आपको यहां घटेगा। कोई बात नहीं है बच्चे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि क्लोरीन, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कम हो जाती है, क्या होगी, कम हो जाती है। एकदम ध्यान में रखिएगा क्या होगा बच्चे, तो कम हो जाती है, एकदम याद रखना है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, एकदम ये भी ध्यान में रखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तत्व का होगा, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगा, आपको ध्यान में रखना है, फ्लोरीन का होगा। किसका होगा, फ्लोरीन का। याद रखना बच्चे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होगा। उसके बाद देखिए, ठीक है, आपको उसके बाद क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता, सबसे कम या सबसे न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, तो बच्चे याद रखिए ये फ्रांसीसियम का होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, फ्रांसीसियम या सीजियम का होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते बेटा। यहां देख लेते हैं क्या कह रहा है, 1/2m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, उसका संवेग क्या होगा। बच्चे यहां ध्यान दीजिए मेरी बात पर। संवेग, सबसे पहली बात आती है संवेग है क्या, तो संवेग है, ठीक है, आपको P = m × v, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को
हम क्या कहेंगे, तो संवेग कहते हैं। संवेग P बराबर क्या होगा, m इंटू वी होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ द्रव्यमान हो गया 1/2m और वेग हो गया 2v। तो बच्चे ये देखिए 2 2 काट दीजिए, तो कितना हो गया, तो 2 2 काट दीजिए, तो ये हो गया आपका m इंटू वी। तो संवेग m भी ही होगा। एकदम ध्यान में रखना है, संवेग कितना होगा, m इंटू वी ही होगा। अब देखिए याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि संवेग की परिभाषा, संवेग, जब भी संवेग की चर्चा करते हैं तो संवेग की परिभाषा किसने दिया था, तो संवेग की परिभाषा दिया था, ध्यान में रखिएगा परिभाषा दिया किसने, तो बच्चे दिया था एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। संवेग का परिभाषा दिया गया था न्यूटन की, किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने संवेग का डेफिनेशन दिया था, ध्यान में रखिएगा बच्चे, न्यूटन ने संवेग का डेफिनेशन दिया था। और ठीक है, आपको न्यूटन के किस गति नियम से दिया गया था, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको संवेग, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से संवेग की परिभाषा दी गई थी। तो ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा m इंटू वी। बच्चे दो बातें और जाननी चाहिए, संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, तो संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर ये क्या कहलाता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर आपको बल कहलाएगा, और आपका संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाएगा। संवेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो बच्चे ये आवेग कहलाएगा। संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग होगा, और संवेग में परिवर्तन की दर यह बल के बराबर होता है। तो एकदम क्लियर है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो बच्चे जब परागन होगा, जब परागन होगा तो युग्मनज का निर्माण होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको क्या होगा, यहाँ देखिए उर्वरीकरण, उर्वरीकरण का इंग्लिश, यहाँ देखिए परागन मतलब फर्टिलाइज, परागन मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन से क्या होगा, पॉलिनेशन से, ठीक है, निषेचन होता है। लेकिन बच्चे उर्वरीकरण, उर्वरीकरण में क्या होगा, उर्वरीकरण में क्या होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन का हिंदी होता है उर्वरीकरण। और इसी में आपको क्या होगा, तो पता होगा आपको कि ये देखिए, ये आपका ओभा है जो फीमेल से प्राप्त हुआ, और ये स्पर्म है, ये किससे प्राप्त हुआ, मेल से प्राप्त हुआ। तो दोनों मिलकर के क्या बनाया, तो बच्चे ये जायगोट बना लिया, और ये जायगोट परिवर्तित हो गया किस में, तो एम्ब्रियो में। किस में परिवर्तित हो गया, एम्ब्रियो में। और इसी को बोलते हैं भ्रूण। बच्चे क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया को उर्वरीकरण कहते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तिका से, कहां पर, वर्तिका से वर्तिकाग्र तक, वर्तिका से कहां पर, तो स्टिग्मा से स्टाइल तक, वर्तिका से वर्तिकाग्र पर। तो आपको किसका पहुंचना, पोलन का पहुंचना, वर्तिकाग्र तक किसका, परागकण का पहुंचना, परागकण का पहुंचना, एकदम ध्यान में रखिएगा, परागकण का पहुंचना, ये क्या कहलाता है, तो बच्चे यही आपको परागन कहलाएगा। क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जबकि स्वेद क्या होता है, स्वेद होता है जब आपको पसीना बाहर निकलेगा। बच्चे जब, ठीक है, आपको पसीना तीव्र गति से स्वेद ग्रंथि से, तीव्र गति से, कहां से, स्वेद ग्रंथि, तीव्र गति से स्वेद ग्रंथि से बाहर निकलता है। स्वेद ग्रंथि से क्या करेगा, बाहर निकलता है। स्वेद ग्रंथि से बाहर, इसको स्वेदन कहा जाता है। से बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। तो इस घटना को बाहर निकलता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे इसी घटना को हम क्या कहेंगे, तो स्वेदीकरण कहते हैं, स्वेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वेटिंग कहा जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा, स्वेटिंग कहेंगे, याद रखना आपको। अब देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं बच्चे, तो इसको नियंत्रित करने के लिए याद रखिएगा पुतली आवश्यक है। कौन आवश्यक है, पुतली। बच्चे सब पर आ रहे हैं। रेटिना जो है, इस पर वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, रेटिना, ठीक है, इस पर वस्तु का उल्टा, वस्तु का कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, एवं छोटा प्रतिबिंब
बनता है। याद रखना बच्चे, प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेटिना पर क्या होगा। इस पर वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहां आपको प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनेगा। बच्चे कॉर्निया, इसी से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। कॉर्निया इसी से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। नेत्र में क्या प्रवेश करता है? प्रकाश प्रवेश करता है। याद रखिए बच्चे, प्रकाश प्रवेश करता है। बार बार क्वेश्चन आएगा कि नेत्र में प्रकाश किससे प्रवेश करता है, तो कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है। नेत्रदान में बच्चे ये भी ध्यान में रखिए, नेत्रदान में कॉर्निया का दान दिया जाता है। नेत्रदान में क्या होगा, तो नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, कॉर्निया का दान किया जाता है। दान किया जाता है। किसका दान किया जाएगा, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। याद रखिए बच्चे, नेत्रदान में किसका दान होगा, तो कॉर्निया का दान होगा। अब देखिए श्वेत पटल की बात कर रहे हैं बच्चे, श्वेत पटल, तो ये भी इंपॉर्टेंट भाग होता है, नेत्र का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है, और ये क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहां पर दो तीन बातें और, एक है आइरिस, आपको आइरिस ध्यान दीजिए बच्चे, आइरिस। और आइरिस क्या होता है, आइरिस जो होता है वह ठीक उस पर नेत्र का रंग निर्भर करता है। नेत्र का रंग डिपेंड करता है, नेत्र का रंग निर्भर करता है। याद रखिएगा, नेत्र का रंग निर्भर करता है किस पर, तो बच्चे आइरिस पर नेत्र का रंग निर्भर करता है। और यह भी ध्यान में रखना है कि आइरिस जो है आइरिस पर नेत्र का रंग निर्भर करेगा। और ये एकदम याद रखना है, आइरिस जो है, ठीक है, आइरिस जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले ठीक है प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण करता है। प्रवेश करने वाले प्रकाश का क्या करेगा, मात्रात्मक नियंत्रण करता है। प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव कंट्रोल करता है, मात्रात्मक नियंत्रण करता है। एकदम याद रखना है, नियंत्रण करता है। याद रखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइरिस ठीक है, उस पर नेत्र का रंग निर्भर करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण कौन करेगा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, वह कौन करेगा, तो वह आपका आइरिस ही करेगा। और आइरिस के ही मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे पुतली कहा जाता है। आइरिस के मध्य भाग को हम पिपुल कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, त्वरण का एसआई इकाई क्या है, त्वरण याद रखिए बच्चे, त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर है, एकदम याद रखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर आपको त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को ठीक है को त्वरण कहते हैं। याद रखना बच्चे, और याद ये भी रखना है आपको कि यहाँ क्या होगा, ए त्वरण ए बराबर क्या होगा, तो v माइनस यू अपॉन क्या होगा, टी होगा। त्वरण ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी होगा। और ये भी ध्यान में रखिए कि अगर v बराबर u के होगा तो त्वरण a का मान 0 होगा, और इस गति को एक समान ठीक है एक समान गति कहते हैं, एक समान गति कहा जाता है। याद रहे बच्चे, एक समान गति कहते हैं। अब देखिए, यदि v आपको ग्रेटर देन u हो जाएगा तो त्वरण a ऋणात्मक होगा, और इसे मंदन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और ठीक है, याद रखिए बच्चे, ये पॉजिटिव होगा, और इसे त्वरित गति कहेंगे। कौन सी गति, त्वरित गति कहेंगे। याद रखना, त्वरित गति कहेंगे। लेकिन अगर ए भी लेस देन यू हो जाएगा तो त्वरण ए का मान क्या होगा, त्वरण ए बराबर निगेटिव होगा, और इसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहा जाता है। एकदम याद रखिए बच्चे, रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको त्वरण की एसआई इकाई क्या होगी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो किसका होता है, तो बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक होता है। मीटर पर सेकेंड किसका होता है, तो बच्चे ये वेग का मात्रक होगा। क्या होगा, वेग का मात्रक होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं, पदार्थ के कणों के बीच ठीक आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। यहां देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिक होगा। क्वेश्चन अच्छा बेटा, क्या कह रहा है कि पदार्थों का आकर्षण बल। बच्चे आपको पता होगा कि सबसे पहले देखिए, ठोस और द्रव और गैस पर चर्चा करते हैं। ठोस, द्रव और गैस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, क्या होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होगा, सबसे पहली बात है अंतर आणविक याद रखिए बच्चे, अंतर आणविक स्थान क्या होगा, तो इसमें नेग्लिजिबल होगा, नगण्य होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, नगण्य होगा।
चलिए इसमें क्या होगा, तो कुछ स्थान होंगे, कुछ स्थान होंगे, एकदम ध्यान में रखिए बेटा, कुछ स्थान होंगे। अब इसमें आ रहे हैं, कुछ स्थान होंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, गैस में, ठीक है, गैस में क्या होगा, तो गैस में याद रखिए, ठीक है, आपको बहुत सारा स्थान होगा, बहुत सारा स्थान होगा, स्थान होता है किसमें, तो बच्चे गैस में, तो बहुत सारा स्थान होता है, याद रखिए बच्चे, बहुत सारा स्थान होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्या, तो अंतराण्विक, ठीक है, अंतराण्विक बल पर चर्चा करते हैं, अंतर आणविक बल पर चर्चा करते हैं, याद रखिए बच्चे, अंतर आणविक बल पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है, मजबूत होता है, बहुत अधिक मजबूत होगा। इसमें क्या होगा, तो बच्चे ठीक है, आपके द्रव में क्या होगा, तो ठीक है, का कमजोर, ठीक है, कमजोर होगा, ठोस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, कमजोर होगा। और इसमें क्या होगा, नगण्य के बराबर होगा। अब देखिए गति पर बात करते हैं, ठीक है, गति पर बात कीजिए, तो गति इसमें क्या होगा, नगण्य होगा। इसमें क्या होगा, नगण्य होगा। इसमें क्या होगा, तो बच्चे कुछ गति पाई जाएंगी, कुछ गति होते हैं, कुछ गति पाए जाते हैं, कुछ गति पाए जाते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या होगा, तो बच्चे बहुत तीव्र गति होती है, बहुत तीव्र गति होती है, एकदम ध्यान में रखिए, बहुत तीव्र गति होती है, याद रखना बेटा। क्या कह रहे हैं, ठोस में अंतराण्विक स्थान नगण्य होगा, द्रव में कुछ स्थान होंगे, ठीक है, गैस में बहुत सारा स्थान होता है, ठीक है, और अंतराण्विक बल की बात करेंगे, ठोस में मजबूत होगा, द्रव कमजोर होगा, और ठीक है, आपको गैस नगण्य होगा। जबकि गति की बात करेंगे तो बच्चे ठीक है, गति जो है ठोस में नगण्य होगा, और गति कुछ गति पाए जाते हैं किसमें, द्रव में। और यहाँ देखिए ठीक है, गति बहुत तीव्र गति होगी। तो आप देखिए यहाँ पर ठोस कौन है, तो तांबा की छड़ ठोस है, इसीलिए इसमें जो बल होगा वो सबसे अधिक होगा। वायु में उससे कम होगा, जल में उससे अधिक होगा, और अल्कोहल में भी कम होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे कम किसमें, तो बच्चे यहाँ देख लीजिए, अंतराण्विक बल किसमें होता है मजबूत, तो बच्चे ठोस में मजबूत होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अंतराण्विक बल किसमें मजबूत होगा, तो ठोस में होता है, ध्यान में रखना है, सबसे अधिक ठोस में होगा। वायु क्या है बच्चे, तो वायु गैसों का मिश्रण है, एकदम ध्यान में रखिएगा, वायु गैसों का मिश्रण है, वायु गैसों का मिश्रण है, एकदम याद रखना है, गैसों का क्या है, तो मिश्रण होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L हो तो उनके तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है। बच्चे दो क्रमागत शीर्षों या दो क्रमागत गर्तों, ध्यान दीजिएगा, या दो क्रमागत ठीक है संपीड़न, या दो क्रमागत विरलन, ये देखिए संपीड़न है, और ये देखिए क्या है, विरलन है। ये देखिए आपका क्या हो गया, तो संपीड़न हो गया। ये देखिए क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया बेटा, ये कंप्रेशन हो गया। और ये क्या हो गया, तो ये कंप्रेशन हो गया। और ये क्या हो गया, तो बच्चे ये संपीड़न हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, ये कंप्रेशन विरलन, दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ये आपको तरंगदैर्ध्य करते हैं। दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को, दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंगदैर्ध्य कहेंगे। दो क्रमागत श्रृंगों, ये देखिए क्रिस्ट है, ये देखिए क्रिस्ट है, ये देखिए ट्रॉ है, ये ट्रॉ है। तो दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्ध्य कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्ध्य कहते हैं। एकदम याद रखिए बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, कि दो क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत क्या हुआ, तो सबसे पहले शीर्ष हो गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, तो गर्त हो गया, फिर क्या हो गया बच्चे, संपीड़न हो गया, ठीक है, संपीड़न हो गया, या फिर क्या हो गया, तो विरलन हो गया। ध्यान में रखिएगा, विरलन हो गया, इसके बीच की दूरी को विरलन हो गया, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो बेटा याद रखना है, इसको वेवलेंथ कहते हैं। चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वेवलेंथ कहेंगे। तो एल द्वारा सूचित करेंगे, किसके द्वारा, एल द्वारा। तरंगदैर्ध्य का मात्रक जो होता है, तरंगदैर्ध्य का मात्रक जो होता है वो क्या होगा, तो बच्चे मीटर होगा, मीटर होगा। और एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक मीटर हो गया, एसआई मात्रक मीटर हो गया। अन्य मात्रक जो है, अन्य मात्रक क्या होगा, ये एसआई मात्रक है बेटा, और अन्य मात्रक याद रखना है, अन्य मात्रक क्या होगा, तो अन्य मात्रक जो है वो एंगस्ट्रम होगा। क्या होगा, एंगस्ट्रम होगा। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो बच्चे यहां देखिए, ठीक है, ये आपको सरीसृप जो है, यह क्या है, तो शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी है। ध्यान दीजिए बच्चे, उभयचर ये भी शीत रक्तीय प्राणी, मत्स्य भी शीत रक्तीय प्राणी, जबकि पक्षी जो है ठीक वार्म ब्लड एनिमल है, वार्म ब्लड एनिमल है। ध्यान दीजिए, वार्म ब्लडेड एनिमल होता है।
वह ब्लडेड एनिमल होता है। और इसका जो रक्त होता है बेटा, इसका जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर इसमें पाए जाएंगे। ध्यान में रखिएगा 4 चैम्बर का हार्ट होगा, ठीक है। उभयचर और सरीसृप दोनों में क्या होगा, तो आपको 3 चैम्बर का हार्ट होगा, जबकि मत्स्य में क्या होगा, तो 2 चैम्बर के हार्ट होते हैं। तो ये बातें याद रखनी चाहिए, बार बार आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जंग, ध्यान दीजिए बच्चे, जंग जो है, जंग, ये जंग क्या होता है, ये फेरस ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XS2। जंग XH2O होता है। जंग क्यों लगता है, तो जंग जो है ध्यान दीजिए, जंग जो है या सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिए बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया होता है, बहुत अच्छी बात है, रासायनिक अभिक्रिया है। जंग जो है वह क्या है, तो बच्चे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग जो है वह रिडॉक्स अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब जंग लगता कैसे है जब, ध्यान दीजिए, जंग कब लगेगा, जब लोहा ऑक्सीजन एवं आर्द्रता के संपर्क में आता है, आर्द्रता के संपर्क में आता है, तो क्या होगा, संपर्क में आता है तो इस पर आता है, तो ठीक है, तो इस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, चढ़ जाती है, इसे, ठीक है, जाती है, इसे जंग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो जंग कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, जंग कहते हैं। बच्चे जंग का सूत्र मैंने आपको तो बताया ही, लेकिन एक और सूत्र होता है, जंग का सूत्र क्या होगा, तो जंग का सूत्र क्या होगा, तो जंग का सूत्र एक तो आपको मैंने बताया Fe2O3 इंटू XS2, और एक बेटा और भी होता है जंग का सूत्र, वो क्या होता है, तो जंग का सूत्र होता है फेरसोफेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3 इंटू FeOH3, FeOH3 फेरसोफेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ देखिए Fe2O3 इंटू XS2, Fe2O3 इंटू XS2 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जंग क्या होता है और जंग किस तरह से लगता है। याद रखिए, जंग रासायनिक अभिक्रिया है, जंग ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जंग रेडॉक्स अभिक्रिया है। जंग लगने से वस्तु का, तो लोहे का भार क्या होगा, बढ़ जाता है, और लोहा का भार क्या होगा, बढ़ जाता है, और उसकी आयु घट जाती है। बच्चे ध्यान दीजिए, निष्क्रिय लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। बच्चे लिटमस पेपर, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लिटमस पत्र क्या होता है, तो लिटमस पत्र होता है क्या, ध्यान में रखिएगा, लिटमस पत्र क्या होता है, तो लिटमस पत्र लाइकेन है। लाइकेन कैसे बनता है, तो लाइकेन बनता है, याद रखना बच्चे, तो ये शैवाल और कवक, शैवाल प्लस कवक, ठीक है, कवक से बनता है बच्चे, ठीक है। लाइकेन जो है यह बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होगा, बैगनी रंग का होता है। लाइकेन जो है प्राकृतिक अवस्था में लाइकेन बनाए जाते हैं। एक बनाया जाएगा कैसा बच्चे, तो एक बनाया जाएगा, याद रखिएगा, लाल, और दूसरा बनाया जाएगा क्या, नीला। एक लाल, दूसरा क्या होगा, नीला होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, लाल और नीला। और यहाँ पर एक दो चीजें और देखिए, क्या देखिए बच्चे, कि नीला लिटमस पत्र नीला लिटमस पत्र क्या करेगा, नीला लिटमस पत्र, ये अम्ल है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को, एकदम ध्यान में रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो बच्चे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एकदम याद रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। एकदम याद रखना है आपको, बार बार क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा, तो ये ध्यान में रहनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है, तो बच्चे एथेनोइक अम्ल पहले फार्मूला देख लीजिए। एथेनोइक अम्ल CH3COH होता है, और ये देखिए ये एसिटिक एसिड है बेटा, क्या है, एसिटिक एसिड है। और याद रखना है, इसे विनेगर भी कहा जाता है, इसे विनेगर भी कहा जाता है, विनेगर भी कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, इसे विनेगर भी कहते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका होता है बच्चे। 6% एसिटिक अम्ल या इथेनोइक एसिड
6% एसिटिक अम्ल या इथेनोइक एसिड का जलीय विलयन, इथेनोइक एसिड का जलीय विलयन, एसिड का जलीय विलयन क्या होता है? तो जलीय विलयन आपको ध्यान में रखना है। जलीय विलयन आपका क्या कहलाएगा? तो बच्चे ये कहलाएगा आपका सिरका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिरका कहलाता। तो याद रखना है आपको। एसिटिक एसिड हो गया इसका आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, कॉस्टिक सोडा। जबकि अल्कोहल आपको पता है कि एल्केनॉल कहा जाता है, एल्केनॉल। अल्कोहल को क्या बोलते हैं? एल्केनॉल कहा जाता है। ऐसे आपको अल्कोहल को क्या बोलते हैं? एल्केनॉल कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो बच्चे एकदम इंपॉर्टेंट है, ये टंगस्टन है। और ये देखिए ये आपका क्या है? विद्युत बल्ब है। और इसमें ये टंगस्टन है आपका, ये टंगस्टन है, ध्यान दीजिएगा। इस टंगस्टन का जो फिलामेंट है ये, ठीक है, फिलामेंट, फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट याद रखना, फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। फिलामेंट किसका बना होगा? टंगस्टन का बना होता है। और याद ये भी रखना है आपको कि जो फिलामेंट है, फिलामेंट है, ठीक है, इसका आयु, फिलामेंट की आयु, आयु, ठीक है, आयु तो आपको ये निर्भर करता है अलग अलग चीज पर। लेकिन इसमें गैस भरते हैं हम लोग किसका? तो नियोन का गैस भरते हैं बच्चे, नियोन या आर्गन का गैस भरेंगे। आर्गन का जनरली किसका भरा जाता है? तो आर्गन का गैस भरा जाता है। और ये ध्यान में रखिएगा कि ठीक है, आपको टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध, प्रतिरोध और गलनांक, ध्यान दीजिए बच्चे, प्रतिरोध एवं गलनांक, गलनांक दोनों उच्च होता है। गलनांक क्या होगा? उच्च होता है। ध्यान में रखिए इसको, गलनांक क्या होगा? उच्च होता है। याद रखना बेटा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि टंगस्टन का क्या होगा? तो टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होगा। कॉपर क्या होता है? तो कॉपर जो है, कॉपर जो है ये क्या होता है? तो बच्चे कॉपर, ठीक है, कॉपर धातु है, धातु है। और यह इसकी परमाणु संख्या 29 होती है, द्रव्यमान संख्या इसकी 63 है। यह जो है, यह जो है आपको मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु है। किस वर्ग का है बेटा? तो मुद्रा धातु है, किस वर्ग का है? तो ये फर्स्ट बी वर्ग या 11वें वर्ग का धातु होता है। चलिए ये देखिए, निक्रोम या नाइक्रोम बोलते हैं। निकेल और क्रोमियम का बना हुआ मिश्र धातु है। और ठीक है, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर। और क्या होगा बेटा? विद्युत हीटर, विद्युत, ठीक है, विद्युत टोस्टर, विद्युत टोस्टर इत्यादि में इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसके रूप में? तो बच्चे विद्युत हीटर में, विद्युत टोस्टर में, सब जगह निक्रोम या नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फिलामेंट के रूप में। चलिए निकेल, निकेल क्या होता है? तो फेरस, कोबाल्ट और निकेल, फेरस, कोबाल्ट और क्या हुआ? निकेल। ये तीन आपको क्या है? लौह चुंबकीय धातु हैं, लौह चुंबकीय धातु है, ध्यान में रखिएगा। लौह चुंबकीय धातु कहा जाता है इसको, लौह चुंबकीय धातु कहते हैं किसको? फेरस, कोबाल्ट और निकेल को। तो याद रखना है, बार बार आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा। चलिए, यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसका पावर क्या होगा? तो बच्चे सबसे पहले शक्ति देख लेते हैं क्या होता है। शक्ति कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर, ध्यान में रखिए, कार्य करने की दर होती है। शक्ति बराबर W/T होता है। शक्ति बराबर F.S बटा क्या होगा? तो बेटा T होगा। तो क्या करेंगे? F.V होगा, F.V हो जाएगा, F.V होगा। यह FV cos थीटा होता है, FV cos थीटा होता है। तो ये शक्ति का देखिए कहाँ पर है? W/T, W/T। अब देखिए, मैंने बार बार आपको बताया है कि देखिए रामबाण फार्मूला होता है। शक्ति का फार्मूला क्या होगा? रामबाण फार्मूला। शक्ति का सूत्र क्या होगा? तो रामबाण सूत्र होता है बेटा, क्या? तो P बराबर सबसे पहले V × I, ये देखिए V यहाँ वोल्टेज है, I क्या है? आपको विद्युतधारा है। और देखिए I²R, फिर देखिए क्या होगा? तो I² और R बराबर क्या होगा? V² बटा क्या होगा? R होगा। फिर देखिए शक्ति के और भी फॉर्मूले हैं, जैसे P बराबर क्या होगा? तो mgh/T, ठीक है। फिर क्या है? काइनेटिक एनर्जी अपॉन T, ठीक है। फिर देखिए क्या है? तो बच्चे हाँ, FV cos थीटा है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए, बार बार आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको, ठीक है, इसका आंसर देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं बेटा क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? यानी अगर कोई भी पौधा है जिसमें बीज आवरण रहित होगा, कोई भी पौधा है जिसमें बीज क्या होगा? आवरण रहित होगा, तो वो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। कौन सा होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। और देवदार पौधा जो होता है वो जिम्नोस्पर्म होता है। क्या कहा मैंने? ठीक है, आपको नग्न बीजी, ध्यान दीजिए बच्चे, नग्न बीजी यानी आपको
खोल रहित बीज को नग्न बीजी कहते हैं। ठीक है, नग्न बीजी किसको कहते हैं? खोल रहित बीज। खोल रहित बीज को, खोल रहित बीज को हम क्या कहेंगे? तो नग्न बीजी कहेंगे। एकदम ध्यान में रखिएगा, खोल रहित बीज को हम नग्न बीजी कहते हैं। और इसको एक और चीज नाम देते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या देंगे नाम? जिम्नोस्पर्म देते हैं बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, जिम्नोस्पर्म देंगे, याद रखना आपको। और याद रखिएगा कि ये नग्न बीजी होगा। और इसमें कौन है? देवदार है। कौन है? देवदार है बच्चे, देवदार है, याद रखना बच्चे। इनकी मूसला जड़ें पूर्णतः विकसित होती है। इनमें परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है। देवदार की लकड़ी से, ठीक है, आपको कौन सा तेल बच्चे? सेड्रस तेल पाया जाता है। यानी आपको देवदार की लकड़ी से क्या होगा? देवदार की लकड़ी से, ये देखिए, सेड्रस बोलते हैं, सेड्रस तेल यहाँ से प्राप्त किया जाता है। सेड्रस तेल प्राप्त किया जाता है, सेड्रस कहा जाता है बच्चे। जबकि फुनेरिया, मार्सेलिया, कारा, ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का क्या कहिए बच्चे? तो थैलोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जबकि एक और चीज ध्यान में रखिए आप, क्या ध्यान में रखिए? ठीक है, नग्न बीजी हो गया, और एक और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पर बात करते बच्चे, ये क्या होता है? तो ठीक है, आपको बीज जो है, बीज, ठीक है, बीज आपको क्या होगा? तो बीज खोल के अंदर होता है, खोल के अंदर होता है, एकदम याद रखिएगा, खोल के अंदर होता है बच्चे। तो ये याद रखा जाए, बार बार यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्तरस का स्राव होता है। तो मानव पाचन तंत्र में बच्चे कहां से पित्तरस का स्राव होगा? तो आपको पित्तरस का स्राव होता है यकृत से। ध्यान दीजिए बच्चे, यकृत जो है, यकृत में क्या होता है? तो यकृत में कुफर सेल्स पाए जाते हैं, कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, एकदम ध्यान में रखना आपको। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या हो पाई जाती है? यहाँ पर यकृत में क्या होगा? तो आपको ऑर्निथिन चक्र होता है, चक्र पाए जाते हैं। और ये क्या करेगा? ये जो है आपको याद रखना है कि इस चक्र के द्वारा यूरिया का संश्लेषण होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, यूरिया का क्या होगा? संश्लेषण होता है बच्चे। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि भोजन सर्वाधिक समय तक छोटी आंत में ही रहता है। भोजन सर्वाधिक समय तक कहाँ रहेगा? छोटी आंत में। सर्वाधिक समय तक छोटी आंत में रहता है, और सर्वाधिक समय तक छोटी आंत में रहता है। और यही इसका पूर्ण पाचन होता है, छोटी आंत में रहता है। ठीक है, यहीं पर इसका पूर्ण पाचन होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चा, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर इसका पूर्ण पाचन होता है, एकदम याद रखना बच्चे, पूर्ण पाचन होता है। कहाँ पर बच्चे? तो एकदम याद रखिए, कहाँ पर पाचन होगा? तो आपके, ठीक है, आपके छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अग्न्याशय क्या होता है? तो अग्न्याशय जो है, ये देखिए, ये पेनक्रियाज है बच्चे। क्या है? पेनक्रियाज। यह मिश्रित ग्रंथि है, और यहाँ से मिश्रित ग्रंथि है, यहाँ से हार्मोन और क्या होगा? आपका एंजाइम दोनों स्रावित होता है। यह मिश्रित ग्रंथि है, यहाँ से हार्मोन और यहाँ से क्या होगा? हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं, एकदम याद रखें, एंजाइम स्रावित होते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या क्या स्रावित होगा? तो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होता है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल्स भी पाए जाते हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो ये बातें याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन है? तो बच्चे आपको पता है गति का समीकरण किसने दिया था? तो गति का समीकरण दिया था, किसने दिया था बच्चे? तो गति का समीकरण दिया था, याद रखिए, गति का समीकरण दिया किसने? तो बच्चे दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया? गैलीलियो ने दिया था, एकदम ध्यान में रखिएगा, गैलीलियो ने दिया था। अब देखिए बेटा, तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस क्या 80, और ये किसके बीच रिलेशन बताता है? तो ये बताता है, ये देखिए, वेग और समय के बीच, वेग समय संबंध बताता है। दूसरा देखिए, s बराबर क्या हुआ? ut प्लस क्या होता है? हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो क्या होगा? तो ये देखिए, विस्थापन
ठीक है, विस्थापन या स्थिति और समय संबंध बताएगा, स्थिति समय संबंध बताएगा। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है पहला अक्षर और अंतिम अक्षर पकड़िए, ठीक है, विस्थापन और समय बताएगा। तो यहाँ देखिए वेग और समय, तो बच्चे वेग और समय तो पहला ही समीकरण बता रहा है, v बराबर u प्लस at। ये देखिए u बराबर है, तो ये ध्यान में रखिएगा जरा, v बराबर क्या होगा, u प्लस at होगा। जबकि ये देखिए ये तीसरा जो समीकरण है वो क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये किसका संबंध बताएगा, तो ये बताएगा वेग और स्थिति संबंध बताएगा। तो गति के मुख्य रूप से कितने समीकरण, तो 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर u प्लस at, पहला पकड़िए v और अंतिम पकड़िए t, तो वेग और समय संबंध बताएगा। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पहला पकड़िए क्या, विस्थापन और या स्थिति और अंतिम पकड़िए समय, तो स्थिति और समय संबंध बताएगा। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, पहला पकड़िए वेग और अंतिम पकड़िए विस्थापन, तो वेग और स्थिति या विस्थापन संबंध बताता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। आगे बढ़ रहे, यहां देखिए डैश समूह 18 के तत्व हैं बच्चे। अब देखिए एक तरफ से बात कीजिए, हेलोजन जो है यह 17वें वर्ग का तत्व है, 17वें वर्ग का तत्व है, एकदम ध्यान में रखिएगा, 17वें वर्ग का तत्व है, ठीक है। अब देखिए एल्कलाइन मृदा धातु ये क्या है, सेकेंड ए, ठीक है, सेकेंड ए वर्ग का तत्व है। इसमें कौन कौन आता है बच्चे, तो इसमें जो है आपको आएगा कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और इसमें क्या क्या आएगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आएगा। अब देखिए अल्कली धातु है, ये फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है। इसमें कौन कौन आएगा, तो सोडियम सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तो लिथियम आएगा, सोडियम, पोटेशियम आएगा। उत्कृष्ट गैसें, ये 18वें वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व है, वर्ग का तत्व है। और इसमें कौन आएगा, तो बच्चे इसमें आएगा क्या आएगा, तो आपको आएगा आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, और क्या हुआ, रेडॉन होगा। सबसे भारी अक्रिय गैस कौन होता है, तो रेडॉन। तो आंसर हो जाएगा आपको समूह 18 में, ठीक है, उत्कृष्ट गैस पाए जाते हैं, और यह, ठीक है, आपको 18वें वर्ग का तत्व होता है। तो एकदम याद रखिए इन सब चीजों को। फिर देखते हैं, कह रहा धातु कर्म एक प्रक्रिया है। देखिए आपको पता होगा बेटा मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि धातु कर्म द्वारा, धातु कर्म यानी मेटलर्जी बोल रहे हैं, धातु कर्म क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो आपको धातु कर्म द्वारा अयस्कों से, किससे, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, एकदम याद रखिएगा, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। यानी ठीक है, आपको जब अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे और यह प्रक्रिया सस्ता होगा, सुविधाजनक होगा और काफी आसान होगा, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे धातु कर्म कहा जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर, तो अयस्कों से धातु को निकालना। अयस्कों के गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण जनरली लोहा को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण करते हैं। तनुकरण का मतलब क्या होगा, तो अम्ल में ज्यादा मात्रा में पानी अगर मिला देते हैं तो अम्ल का तनुकरण हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यानी आपको मैंने कहा तनुकरण, जब भी तनुकरण होगा तो अम्ल है और जल है, अम्ल है और क्या है, जल है, तो जल की मात्रा अधिक होगी तो अम्ल क्या होगा, तनुकृत हो जाएगा। और अगर ये तनुकृत हो गया, तनुकरित हो गया, अम्ल की मात्रा अगर क्या है, कम है, अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा है और जल की मात्रा आपको कम है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रित कहते हैं बच्चे, सांद्रित, कंसंट्रेटेड कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं, कह रहा है गैल्वेनोडर का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे गैल्वेनोडर का उपयोग हम लोग किसका पता लगाने में, तो धारा की दिशा का पता लगाने में करते हैं, धारा की दिशा का पता लगाने में करते हैं। गैल्वेनोडर का उपयोग हम लोग धारा की दिशा का पता लगाने में करेंगे। जबकि ध्वनि की दिशा, ध्वनि का पता लगाने में, ठीक है, हम लोग तो आपको किसका प्रयोग करते हैं बच्चे, ऑडियोमीटर का, ऑडोमीटर का उपयोग करते हैं। प्रकाश की दिशा, तो ये सब दिशा है बच्चे, लेकिन धारा की दिशा पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, एकदम याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर ये क्या होता है बच्चे, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है इसको याद रखना है, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में क्या जोड़ते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ा जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम में परिपथ में जोड़ते हैं, याद रखना बच्चे। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में अगर आपको क्या होगा, तो आपको
गैल्वेनोमीटर में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ हमने ठीक है आपको सीरीज क्रम लिया है, बोलते हैं समांतर क्रम लिया है, यहाँ संट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? संट जोड़ दीजिए। निम्न प्रतिरोध का तार हो गया, तो ये बदल गया किसमें? एमीटर में। किसमें बदल गया? एमीटर में। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार ठीक है आपको एमीटर में बदला जाता है, तो इसमें समानांतर क्रम में एक संट जोड़ दिया जाता है। फिर देखिए गैल्वेनोमीटर में अगर हम सीरीज क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो ये वोल्टमीटर में बदल जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, वोल्टमीटर में यह बदल जाता है, तो याद रखना है बच्चे। ठीक है, यहां देखिए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, एक शुद्ध पदार्थ है बच्चे, तो शुद्ध पदार्थ कौन हो गया? तो यहां देखिए ठीक है, आपको पता है दूध जो है ये कोलाइड है। कोलाइड है, दूध क्या है? कोलाइड है। कोलाइड है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और कोलाइड जो होता है विषमांगी मिश्रण होता है बच्चे, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, एकदम याद रखिएगा। चलिए अब देखिए चीनी का घोल, चीनी और पानी का घोल हो गया और ये समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण होता है। और देखिए वायु भी समांगी मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का मिश्रण है, और यह समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। मिथेन यह यौगिक है। मिथेन क्या है? CH4 है और यौगिक है बच्चे। क्या है? यौगिक होता है। मिथेन आपको यौगिक होता है, याद रखना बच्चे। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिथेन है क्या, तो मिथेन आपको यौगिक होता है और मिथेन मार्स गैस कहलाता है। तो यहाँ सबसे शुद्ध कौन हो गया? तो आपका मिथेन हो जाएगा। सबसे शुद्ध कौन हो गया? तो आपका मिथेन हो गया। क्यों? क्योंकि मिथेन यौगिक है, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है और यह CNG, PNG, LNG और प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत होता है बच्चे। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? बच्चे आपको पता है मैग्नीशियम 12, और देख लीजिए 282, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई? तो 2 हो गई बच्चे, संयोजकता 2 हो गई। मैग्नीशियम जो है आपको पता होगा कि क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु होता है। और मैग्नीशियम आपको पता होगा कि मैग्नीशियम जो है, ध्यान में रखिएगा कि मैग्नीशियम आपको क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम द्वितीय सेकेंड ए वर्ग का तत्व है, सेकेंड ए वर्ग का तत्व होता है, सेकेंड ए वर्ग का तत्व होता है। मैग्नीशियम आपको ठीक है उजले रंग का होता है और यह वायु से जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ देखिए 2Mg+O2, क्या कर लीजिए? 2MgO कर लीजिए, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ध्यान में रखिएगा इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो +2 होती है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित करता है? तो गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित करेगा कौन? तो बच्चे गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करेगा। कल भी मैंने बताया था द्रव्यमान आपको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि G जो है G बराबर GM बटा क्या होता है? R² होता है। और G आपको क्या होगा? पहला नंबर पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होगा? पृथ्वी से ऊपर जाने पर, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर क्या होगा? तो G आपको क्या होगा? घट जाता है। ठीक है, फिर देखिए पृथ्वी से गहराई पर जाने पर, पृथ्वी से गहराई पर जाने पर, पृथ्वी से गहराई में जाने पर, गहराई में जाने पर क्या होगा? तो बच्चे गहराई में जाने पर G का मान यहाँ भी आपको घट जाएगा। और पृथ्वी के द्रव्यमान पर, या कहिए एक तरह से G बराबर क्या है? GM/R²। तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर जिसके लिए आप गुरुत्व त्वरण निकाल रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ जो द्रव्यमान है वह केंद्रीय वस्तु का द्रव्यमान है। कौन सी वस्तु का? केंद्रीय वस्तु का द्रव्यमान है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन आपको वस्तु का द्रव्यमान जिसके लिए आप निकाल रहे हैं गुरुत्व त्वरण उस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो बच्चे डीएनए जो है, डीएनए आपको आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। डीएनए का मतलब हो गया क्या? तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। और ध्यान में रखिएगा न्यूक्लिक एसिड हो गया। और डीएनए याद रखना बच्चे, डीएनए आपको पता होगा कि यह 4 चीजों का बना होता है। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। फिर इसमें क्या होता है? तो बच्चे फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होगा, नाइट्रोजनस बेसिस होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, और क्या होगा? तो बच्चे यहां पर क्या होगा आपको? ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप तो मैंने कह ही दिया, नाइट्रोजनस बेस कह ही दिया, और क्या होगा? शुगर होगा। क्या होगा? शुगर होता है बच्चे, डीऑक्सीराइबोज शुगर यहाँ पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस में 2 प्रकार के बेस पाए जाएंगे। एक पाया जाता है प्यूरिन, क्या पाया जाएगा? प्यूरिन। और दूसरा पाया जाता है पायरिमिडीन, क्या पाया जाएगा?
पायरीमिडीन पाया जाता है बच्चे। पायरीमिडीन में क्या होगा, थायमिन और साइटोसिन और टीसी और एजी प्यूरिन हो गया, एजी प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। जबकि आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परागकण यह जो है मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है। तो बच्चे ये आज का सेशन हुआ, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेट में 20 नंबर में। जय हिंद, जय भारत।